Hello everyone. So here I am with another lecture of 2019 CSAT Series A, and in this particular question we have to find how many triplets XYZ satisfy the equation x plus y plus z is equal to 6 where XYZ are natural numbers. यानी कि हमें ट्रिपलेट्स बताने XYZ के जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकें, और यहाँ पर XYZ जो है नेचुरल नंबर्स हैं. तो नेचुरल नंबर्स एज वी ऑल नो 1 से लेके पॉजिटिव साइड में अप टू इन्फिनिटी तक. अच्छा, अब इनको नेचुरल नंबर्स ही क्यों कहा जाता है? बिकॉज यू कैन डिपिक्ट समथिंग और रिप्रेजेंट समथिंग विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स इन नेचर. इसका मतलब है कि अगर आप बात करोगे ना 1 एप्पल की, तो आप बता सकते हो किसी को कि 1 एप्पल की, यार दिस इज़ 1 एप्पल. आप बात करोगे दीज आर 5 एप्पल्स, तो आप दिखा सकते हो ना किसी को कि ये 5 एप्पल है. आप बात करो कि ये एक कंप्यूटर है, तो आप दिखा सकते हो, है ना. लेकिन जब आप बात करोगे ना -1 कंप्यूटर की, तो -1 जैसा कुछ होता ही नहीं है जिसको आप रिप्रेजेंट कर सको नेचर में. -1 कंप्यूटर आप दिखा सकते हो किसी को? नहीं दिखा सकते ना. तो ये नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं होते नेगेटिव नंबर्स. अब 0 की बात करो, क्या आप बता सकते हो किसी को कि 0 एप्पल है? 0 एप्पल जैसा होता ही कुछ नहीं, बिकॉज 0 के साथ आप कुछ भी रिलेट नहीं कर सकते. 0 अपने आप में बस 0 होता है, ठीक है. दैट इज़ वाई दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स हो या फिर 0 हो, ठीक है. तो अब हमारा क्वेश्चन हम देख लेते हैं. और यार एक इम्पॉर्टेंट बात, और आपको अगर CSAT बहुत अच्छे से आता है ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उन तक इन लेक्चर्स को ज़रूर शेयर करो या फिर फॉरवर्ड करो जिनको प्रॉब्लम आती है CSAT के अंदर. बिकॉज जो इन लेक्चर का मेन ऑब्जेक्टिव है ना वो यही है, जिस किसी को भी प्रॉब्लम अगर आती है CSAT के अंदर, उनको थोड़ा आसान हो जाए CSAT, ठीक है. सो दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू. अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उन तक ज़रूर शेयर करिए जिनको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आती CSAT के अंदर. तो अब हमारा क्वेश्चन, हम इस पर फोकस करते हैं. अब यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 हमें दिया है. अब आप यहाँ पर ये देखो यार, 3 वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है, ठीक है. तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से एज्यूम करेंगे, ठीक है. और नेचुरल नंबर मेरे को 1 से बड़ा रखना है, 1 से लेके इन्फिनिटी पॉजिटिव साइड में नंबर्स रखने हैं. तो इस हिसाब से अगर मैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना चाहूँ तो मैं ये रख सकता हूँ ना 1, y की जगह 2 और z की जगह 3. ये एक मेरा ट्रिपलेट बन सकता है. अच्छा, इसके अंदर हम अगर वैल्यूज़ को इंटरचेंज करते हैं ना XYZ की, तो भी तो 6 ही रहेगा, लेकिन वैल्यूज़ को हम चेंज करते रहेंगे. कैसे? 1 को यहीं फिक्स रखते हैं, YZ को इंटरचेंज कर देते हैं. इसी तरीके से अगर 2 को 1 पे ले आऊँगा, x की जगह पे ले आऊँगा, तो कुछ इस तरीके से भी तो बन सकता है ना पेयर. 2 को दोबारा से फिक्स रखते हैं, इनको इंटरचेंज कर देते हैं. अब ऐसे ही 3 को आगे ले आते हैं. तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 6 पेयर तो मेरे यहीं पे बन चुके हैं ना, 1 2 3 4 5 6. बट अब यहाँ पे आपका 6 कहीं भी आंसर नहीं है. इसका रीज़न पता है क्या है? यहाँ पे आपको ये नहीं कहा कि XYZ जो है वो डिफरेंट डिजिट ही होने चाहिए. ऐसा अगर मेंशन नहीं है ना तो आपको एज्यूम भी नहीं करना है ऐसा. अगर मेंशन होता तब आप सोचते कि डिफरेंट ही रहेंगे. लेकिन अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो ना, देखो सेम डिजिट भी रख सकते हो x y और z के लिए, जैसे कि 2, 2, 2. अब ये भी तो 6 हो जाएगा ना इक्वल टू. तो एक पेयर आपका ये बन चुका है, ठीक है. अब इस हिसाब से और सोचोगे तो 4, 1, 1, ये भी तो 6 बन सकता है ना जुड़ के. तो एक पेयर आपका ये हो गया. लेकिन इसमें भी आप इंटरचेंज कर सकते हो नंबर्स को. कैसे भाई? मैं 1, 1, 4 ये भी तो एक पेयर बना सकता हूँ ना, ठीक है. एक ये बन चुका है, एक और बन सकता है 1, 4 और 1, ठीक है. एक पेयर ये भी तो बन सकता है. तो अब देखिए हमारे टोटल कितने पेयर हो चुके हैं, कितने ट्रिपलेट्स बन चुके हैं XYZ के. 1 2 3 4, 4 तो ये हो चुके हैं और 4 ये हो चुके हैं. तो टोटल, और 6 ये हो चुके हैं और 4 ये, टोटल 10 हमारे पेयर्स बन चुके हैं. तो आंसर हमारा क्या आएगा? 10. तो यानी कि जब तक हमें बोला ना जाए ना कि डिफरेंट डिजिट्स हैं, तो तब तक डिफरेंट डिजिट्स एज्यूम नहीं करने हैं, ठीक है. तो इस हिसाब से आंसर 10 हो जाएगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा जा रहा है. यहाँ पे कहा जा रहा है कि सुनीता कट्स अ शीट ऑफ पेपर इनटू 3 पीसेस. कोई शीट ऑफ पेपर उसको 3 पीसेस में सुनीता कट कर देती है. चलो वो 3 पीसेस में मान लेता हूँ, A है, B है और C है. लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर्स, ठीक है. अब 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर्स, पहले तो सिंगल डिजिट प्राइम नंबर देखो क्या क्या हो सकते हैं, 2, 3, 5 और 7. लेकिन ऑड की बात की है तो ऑड तो बस यही होंगे ना, 3, 5 और 7.
अब इनके एवरेज के बराबर है जो फर्स्ट पीस है, यानी कि ए जो है वो बराबर होगा इनके एवरेज के। तो इनका एवरेज कैसे आएगा, 3 + 5 + 7, और टोटल कितने नंबर्स हैं, 3 है, तो कितना आ जाएगा एवरेज मेरा, ये आ जाएगा 15/3, तो ये 5 आ जाएगा, यानी कि ए की जो वैल्यू आई वो 5 के बराबर आई, ठीक है, तो ए मेरा 5 आ जाएगा इस हिसाब से। अब आगे क्या बोला है, लेंथ ऑफ सेकंड पीस इज़ इक्वल टू, यानी कि जो बी है उसकी लेंथ बराबर होगी इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस, यानी कि फर्स्ट नंबर जो है यानी कि वो 5 है उसके साथ प्लस करना है 1/3 ऑफ लेंथ ऑफ द थर्ड, यानी कि 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड, यानी कि सी की लेंथ के बराबर, ठीक है। अब सी के बारे में क्या है, द थर्ड पीस इज़ एज लॉन्ग एज द अदर 2 पीसेस टुगेदर। जो सी है ना थर्ड वाला है उसकी लेंथ बोली कि इन दोनों के बराबर, ए प्लस बी को अगर जोड़ दें इक्वल टू कर दें, ठीक है। तो यार अब हमारा क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। कैसे, ए की जगह आपको 5 पुट करना है, बी की जगह आपको ये गिवन है ना वैल्यूज़ जो मैंने निकाली अभी, 5 + c/3 रखना है, और यहाँ पे इक्वल टू तो सी रहेगा ही। अब बस इसको सॉल्व हमें करना है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर। तो अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा, c - c/3 इधर आ जाएगा और 10 यहाँ पे रह जाएगा। इस कैल्शियम सॉल्व करते हो तो 2c यहाँ पे रह जाएगा, 3 उधर चला जाएगा तो 30 हो जाएगा, और c की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी, है ना। तो c अगर 15 आ जाता है, c अगर 15 आ जाता है, c मेरा 15 आ चुका है, a मेरा 5 था, b कैसे आएगा, c की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, c यहाँ पे रखोगे तो c/3 15/3 5 हो जाएगा, तो 5 + 5 b की वैल्यू 10 आ जाएगी, है ना। तो टोटल कितना हुआ, द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल शीट ऑफ पेपर बोला है ना, इन तीनों को जोड़ के तो आएगी, तो इन तीनों को जोड़ दीजिए आप, कितना आएगा 30 हमारा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर बोला है, इफ़ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम बी ऑनवर्ड्स इंक्लूडिंग बी इज रिटन इन लोअर केस एंड द रिमेनिंग लेटर्स आर कैपिटलाइज्ड, यानी कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है ना ABCD, अगर आप इनको नंबरिंग करते हुए चलें इस तरीके से, तो ऑल्टरनेटिव जो है ना, ऑल्टरनेटिव नंबरिंग ना भी करो, ये मैंने अपने हिसाब से की है ताकि आसान हो जाए। तो इस हिसाब से अगर चलो, जो ऑल्टरनेटिव है ना, यानी कि अगर बी है ना तो बी जो होगा वो स्मॉल में लिखा जाएगा, डी जो होगा वो भी स्मॉल में लिखा जाएगा ऑल्टरनेटिवली। इस तरीके से आगे आगे बढ़ता रहेगा ये प्रोसेस। अब इस हिसाब से इन्होंने बोला है कि देन हाउ इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर इज़ रिटन। सेकंड हाफ क्या होगा, फर्स्ट मंथ ऑफ सेकंड हाफ 1 से लेके 6 और 6 से 12, यही तो 2 हाफ बनेंगे। 6 पे तो जून आ जाएगा, और 7 आएगा, सॉरी 7 से लेके 12, 7th मंथ कौन सा होता है, जुलाई का होता है। अब जो जुलाई है ना उसको इस हिसाब से लिखना है हमें, जो हमने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया है। अब इस हिसाब से देखोगे ना तो जो इवन पे है ना वो स्मॉल में है, जैसे 2 पे स्मॉल में बी, 4 पे स्मॉल में है बी, यानी कि इवन प्लेसेस पे जो भी नंबर है वो स्मॉल में, बाकी सारे कैपिटल में। तो अब इस हिसाब से चलोगे तो जे जो होता है ना, अगर नंबरिंग करते तो जो 10 पे आता है, यू का 21 होता है, एल का 12 होता है और वाई का 25 होता है। तो जो इवन प्लेसेस पे जैसे 10 और 12 ये तो स्मॉल हो जाएंगे, ये स्मॉल हो जाएंगे, तो जे स्मॉल में आएगा, यू कैपिटल में आएगा, एल स्मॉल में आएगा और वाई कैपिटल में। तो ये फॉर्मेट हमारा बना, तो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा यार, ये तो सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, जिस किसी ने भी अगर सिलोजिज्म की वीडियो नहीं देखी वो उसको एक बार अगर देख लेता है ना अच्छे से और समझ लेता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे बोला है कि सम रैट्स आर कैट्स, तो वेन डाइग्राम बना लेते हैं। ये कैट्स के लिए सी है, रैट्स के लिए आर है, ठीक है, ये बनेगा वेन डाइग्राम। सेकंड स्टेटमेंट, सम कैट्स आर डॉग्स, कुछ कैट्स जो है ना वो डॉग्स हैं, लो भाई। अब थर्ड वन, तीसरा वाला कह रहा है नो डॉग इज़ अ काउ, यानी कि काउ और डॉग का क्रॉस रिलेशन बन रहा है। अब कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। नो काउ इज़ कैट, क्या काउ और कैट का क्रॉस रिलेशन है आपस में, पूरा का पूरा कंप्लीट सर्कल का, पूरे के पूरे कंप्लीट सर्कल का तो नहीं है ना, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। अब नो डॉग इज़ रैट, क्या रैट के साथ ऐसा है डॉग का क्रॉस रिलेशन है पूरे के पूरे का, नहीं है ना, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। अब तीसरा वाला देखो, सम कैट्स आर रैट्स, क्या कुछ कैट्स रैट्स हैं, बिल्कुल है, तो तीसरा वाला हमारा सही हो जाएगा, तो ओनली 3 हमारा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब इस क्वेश्चन के अंदर 8 डिजिट नंबर है, ठीक है, लीव्स रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, तो हाउ मेनी वैल्यूज़ ऑफ बी आर पॉसिबल। देखो यार 3 की ना डिविजिबिलिटी रूल जो होता है, अगर यहाँ डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, अच्छा इन सब के ऊपर ना मैं बाद में ये पूरा का पूरा 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद जो मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगेंगे ना उनके ऊपर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, और भी टॉपिक्स हैं, तो इसके बारे में आप चिंता मत करना कि मैं यहाँ पे अच्छे से अगर एक्सप्लेन नहीं भी करता हूँ। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर होता है ना, कोई भी नंबर हो चाहे कितने भी डिजिट नंबर हो, अगर 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, मैं 3 की डिविजिबिलिटी इसलिए चेक कर रहा हूँ बिकॉज रिमाइंडर 0 आ रहा है जब 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 3 की डिविजिबिलिटी अगर चेक करनी हो ना तो हमेशा ये चेक करो जो डिजिट होता है ना उसके सारे नंबर्स को, जितना भी उसके सारे डिजिट्स को, जो भी नंबर हमें कोई गिवन है, फॉर एग्जांपल कोई नंबर गिवन है XYZ, फिर कुछ भी ले लो इसके आगे EF, तो ये कोई नंबर है फॉर एग्जांपल। अगर आपको 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है ना तो आप क्या करोगे, इन सारे नंबर्स को डिजिट्स को जोड़ दो सेपरेटली E + F। फिर अगर ये सारा सम अगर 3 से डिविजिबल है ना, 3 से डिवाइड होता है, तो पूरा का पूरा जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा, ये डिविजिबिलिटी कहती है। जो 3 की डिविजिबिलिटी है उसमें सेपरेटली डिजिट्स को सम करके चेक करते हैं बस। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन सबको सम करूँगा सारे डिजिट्स को, 4 + 2 + 5 + 2 + 7 + 4 + 6 + B, और फिर चेक करूँगा 3 की डिविजिबिलिटी। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर डिजिट्स का सम ऐड करके ना, डिजिट को जोड़ के अगर 9 आता है तो 9 को हम इंक्लूड ही नहीं करते, उसका एक रीज़न है, वो मैं बाद में आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे 9 जहाँ जहाँ पे बन रहा है ना सम करके, उसको हटा ही दो एक तरीके से, बिकॉज वो ऐड करने के बाद भी ना कोई आउटकम नहीं देता। फॉर एग्जांपल 9 + 1 करते हो ना तो भी क्या होगा, इसका टोटल सम 10 बनेगा, 10 के बाद क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा ना फिर भी, क्योंकि हमें 2 डिजिट में नहीं रखना होता सम को। फाइनली 1 + 0 को भी ऐड करोगे तो 1 ही आएगा ना फाइनली। इस हिसाब से अगर आप 9 को ना भी लेते ना, खाली 1 ही रखते, तो आना तो 1 ही था ना, इसलिए हम 9 को नहीं इंक्लूड करते, बिकॉज इसको जोड़ने के बाद भी आउटकम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जहाँ जहाँ हमारा 9 बन रहा होगा ना उसको हम नहीं इंक्लूड करेंगे। तो मैं इस हिसाब से ये 9 बन रहा था, इन दोनों को हटा दिया, 4 और 5 को, 7 और 2 को हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास बचा क्या, 6 + 4 10 और +2 12। तो 12 को अगर फिर से जोड़ोगे +B, 1 + 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, 3 + B। तो जो फाइनली मेरा बना तो 3 + B, और इसको मैं 3 से डिवाइड करूँगा। अच्छा कब कब B पूरा का पूरा नंबर कब का डिवाइड हो जाएगा 3 से, जब B की वैल्यू क्या क्या हो, अगर B की वैल्यू 0 हो, ठीक है, बिकॉज 3 आएगा, 3/3 तब भी डिवाइड हो जाएगा, या फिर 3 हो जाए तब भी डिवाइड हो जाएगा, 6 आ जाएगा ना, 6/3 डिविजिबल है। अगर B की वैल्यू और क्या हो सकती है, और क्या हो सकती है, 6 हो जाए, ठीक है, फिर 9 हो जाए, तो यानी कि B की 4 वैल्यूज ऐसी बन सकती है जो डिविजिबिलिटी रूल को सेटिस्फाई करेंगी। तो हमारी वैल्यूज़ कितनी आई, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ B क्या हुई, 4 ना, तो C हमारा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यार ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर फिर भी अगर गलती से बचना है ना, यहाँ पे सिंपल ये किया करो, जो बोला है ना पहले इसको लिख लिया करो सेपरेटली। डॉलर का मतलब डिवाइडेड बाय है, @ का मतलब मल्टीप्लाइड बाय है, और हैश का मतलब है माइनस। अगर आप सेपरेटली ऐसे लिख लेते हो ना तो कभी गलती नहीं होती यार फिर, ठीक है। वैसे है बहुत ही आसानी, बट फिर भी 10 डॉलर की जगह, हैश की जगह क्या आएगा, -5, @ की जगह क्या है, मल्टीप्लाई 1, और फिर डॉलर की जगह क्या है, डिवाइड बाय 5। तो बोर्ड मार्क्स के हिसाब से पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को, फिर माइनस को, तो 10 - 5 × 1/5, 5 से 5 कैंसिल, तो 10 - 1 9 आपका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दिया हुआ है नंबर्स का, हाउ मैनी सच 5s आर देयर विच आर नॉट इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय 3 बट आर इमीडिएटली फॉलोड बाय 7। अच्छा इस क्वेश्चन को भी अगर गलती से बचना है तो हमेशा ऐसा कर लिया करिए, जो कहा है ना उसको एक बार लिख लिया करिए, ठीक है। जैसे यहाँ बोला है मेरे को नंबर जो चाहिए ना वो 5 है, और 5 के पीछे 7 होना चाहिए और 3 आगे नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में इसको डिपिक्ट कर लो और चेक करो कहाँ कहाँ ऐसा नहीं है, यही तो चेक करना है ना। सबसे पहले तो मेरी नज़र कहाँ जाएगी, नंबर पे जाएगी, 5 के बारे में बोला है ना विद रिस्पेक्ट टू 5। अब चेक करूँगा, यहाँ पे गई, लेकिन यहाँ पे तो ये कंडीशन बन रही है, तो ये नंबर मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। एक 5 और कहाँ दिखाएं, यहाँ दिखाएं, यहाँ भी कंडीशन बन रही है। एक कंडीशन 5 की ये है जहाँ पे 7 पीछे और 3 आगे नहीं है, जो मेरी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो एक ही प्लेस ऐसा है, तो 1 आंसर, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसके अंदर दो स्टेटमेंट गिवन है फॉलोड बाय क्वेश्चन। स्टेटमेंट है पहला कि P एंड Q आर बोथ प्राइम नंबर्स। स्टेटमेंट 2 P एंड Q इज़ एन ऑड इंटीजर, और फिर एक क्वेश्चन है इस P Q एन ऑड इंटीजर। अच्छा, उसके बेसिस पे हमें आंसर बताना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 के हिसाब से लिख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 के हिसाब से P एंड Q बोथ आर प्राइम नंबर्स। तो P एंड Q अगर प्राइम नंबर हैं तो कुछ वैल्यूज़ इनकी रख लेते हैं अपने हिसाब से। 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5, 7 और ऐसे चल सकती है आगे तक। ऐसी Q की भी 2, 3, 5, 7 कुछ भी हो सकती है, प्राइम नंबर्स ना। अब क्वेश्चन क्या है, अब देखो स्टेटमेंट 1 के हिसाब से चेक करेंगे ना सबसे पहले तो क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि P और Q के बारे में बताओ, यानी कि मल्टीप्लाई अगर करते हैं P Q को तो क्या ऑड इंटीजर आएगा। ये क्वेश्चन ने पूछा है, आएगा हाँ या ना बताना आपको। क्या आप बता सकते हो ऑड इंटीजर आएगा या नहीं आएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट 1। अच्छा, हम वैल्यू लेते हैं, अगर P की ले लेते हैं अगर 2, जस्ट वेट, P को अगर ले लेते हैं 2 और Q को ले लेते हैं 3, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, तो इवन आ जाएगा ना। उस केस में इवन आ जाएगा। लेकिन अगर 3 लेते हैं P को और 3 लेते हैं Q को, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 3 3 से 9, तो ऑड आ जाएगा। तो यानी कि कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे हम बता नहीं सकते स्टेटमेंट 1 के बेसिस पे इवन आएगा या ऑड आएगा, कुछ भी आ सकता है ना। P और Q को मल्टीप्लाई करेंगे अगर दोनों प्राइम नंबर हैं तो, ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्म नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 को भी ऐसे ही रखा रहने देते हैं। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। स्टेटमेंट 2 हमारा कह रहा है कि P प्लस Q ऑड इंटीजर होने चाहिए। अच्छा, P प्लस Q ऑड इंटीजर है, ये गिवन है। अगर P प्लस Q ऑड इंटीजर है तो देखो एक चीज़ हमें पता है कि इवन और इवन हमेशा जोड़ के ना क्या होता है, इवन होता है। ऑड प्लस ऑड जोड़ के हमेशा क्या होता है, इवन होता है। ऑड प्लस इवन जुड़ने के बाद हमेशा ऑड नंबर आता है। तो अगर कोई नंबर दो जुड़ रहे हैं ना, तो ये वाला केस हमारा बनेगा सिर्फ यहाँ पर कि एक नंबर ऑड होगा और एक नंबर इवन होगा, तभी तो ऑड आएगा सम करके। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 ले लो या 3 ले लो, कुछ भी ले लो, तभी तो 5 आएगा, तभी तो ऑड आएगा। अब ये फॉर एग्जांपल मेरा नंबर है, या फिर कोई भी नंबर होता, फॉर एग्जांपल 4, 5 कुछ भी हो जाता, 4 + 3 कुछ भी होता, तो आता हमारा फिर जो सम होता वो किसके बराबर आएगा, वो ऑड के बराबर आएगा, यानी कि कुछ भी नंबर हो सकते हैं। अब उस केस में क्वेश्चन हम देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है P और Q वो हमेशा ऑड आएगा। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, वो ऑड आएगा ही नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो P Q को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इस टाइप का जो नंबर बनेगा ना, एक ऑड हो और एक इवन हो, तो इनका मल्टीप्लाई जब भी आप करोगे ना, हमेशा प्रोडक्ट होने के बाद हमेशा इवन नंबर ही बनता है। चाहे प्रोडक्ट करके देख लो, 2 × 3 अगर करते हो तो क्या आएगा, 6 आएगा, इवन आया ना। 4 × 5 करते हो क्या आएगा, 20, तो इवन आया ना। तो यानी कि इवन नंबर हमेशा निकल के आएगा। तो यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था ना, इस P एंड Q एंड ऑड इंटीजर, तो हम बोलेंगे नो। किस केस में, अगर स्टेटमेंट 2 को लेते हैं, तो यानी कि स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो आंसर हमारा P हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट 1 के बेसिस पे तो हम नहीं बता पा रहे हैं ना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 25, ठीक है यार, नंबर लाइन के हिसाब से अगर सोचोगे तो x ग्रेटर दैन और इक्वल टू, यानी कि 25 से लेके कुछ भी हो सकता है अप टू इन्फिनिटी तक, और y जो है, y जो होगा वो क्या है, लेस देन, अच्छा लेस देन है और इक्वल टू 40 के, तो यानी कि 40 से लेके कुछ भी हो सकता है, यानी कि इंक्लूडेड 40, और यहाँ पे इंक्लूडेड 25 से बड़ा कोई भी नंबर, और यहाँ पे y जो है 40 या तो 40 या फिर 40 से लेस कोई भी नंबर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट, हमेशा कौन सा सही होगा, ठीक है। अब स्टेटमेंट 1 देखते हैं। x इज़ ग्रेटर दैन y, क्या x हमेशा y से बड़ा होगा, नहीं। अगर यहाँ पे 39 कोई नंबर होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 39 ले लेते हैं, कुछ भी नंबर ले लेते हैं y से, और यहाँ पे x अगर यहाँ पे 26 होता, तो यहाँ पे तो y बड़ा हो जाएगा ना, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब y माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन 15, क्या हमेशा ऐसा पॉसिबल होगा कि y माइनस एक्स हमेशा 15 से बड़ा होगा, नहीं हो सकता। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 30 ले लेता y की वैल्यू, और x फॉर एग्जांपल 25 ही रखे रहने देते, तो 5 आंसर आ जाएगा ना। उस केस में अगर मैं यहाँ पे ले लेता y माइनस एक्स करना है ना, अगर मैं 30 ले लेता y को और x को 25 रखता, तो 5 आंसर आ जाता, तो ये गलत हो जाएगा। y माइनस एक्स इज़ लेस दैन और इक्वल टू 15, तो ये बात बिल्कुल सही है। कैसे सही है, y देखो
40 से नीचे हमेशा रहेगा और x हमेशा रहेगा 25 से बड़ा। तो मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है दोनों के बीच? मैक्सिमम डिफरेंस देखो ना, मैक्सिमम कितना डिफरेंस बन सकता है? तो 40 - 25 ही तो बन सकता है, यानी कि 15 बन सकता है। अब नंबर लाइन पे एक हिसाब से देखो, ये x की वैल्यू 25 से लेके हमेशा इस तरफ बढ़ती हुई जा रही है और यहाँ पे 40 है और ये y की वैल्यू है, ये y है और ये x है। तो मिनिमम देखो, मैक्सिमम तो इतना डिफरेंस आ सकता है 15 का, लेकिन मिनिमम जो है 15 से कम ही तो आएगा ना, फिर 15 से नीचे कुछ भी डिफरेंस जा सकता है फिर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हमेशा हर कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है कि y - x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 15। अब डी को देखो कि x + y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 65। ये तो कहीं से भी देखो, हमेशा ऐसा थोड़ी ना होगा कि ग्रेटर दैन इक्वल टू। अब फॉर एग्जांपल इसी की वैल्यू को आप देखो, एक वैल्यू को आप ये ले लो कि यहाँ पे मान लो 30 मान लो x की वैल्यू को, ठीक है। और यहाँ पे अगर छोटी सी, अब देखो y तो मतलब 40 से छोटा कुछ भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ y की वैल्यू, तो 40 आ जाएगी, ये तो सम करके। तो y + x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 65, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। अब ये देखो कि इन 2002 मीनूज एज वॉज 1/3 ऑफ द एज ऑफ द मीरा, ठीक है यार। 2002 की बात कर रहे हैं और यहाँ पे मीनू की एज है और यहाँ पे मीरा की एज है। मीनू की एज क्या है? 1/3 है मीरा की एज के, तो 1:3 ऐसे लिख सकते हैं। 2010 में क्या होता है, हाफ हो जाती है मीनू की एज मीरा के, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ये 1/3 का मतलब ही तो मीनू की एज 1:3 ऐसे लिख सकते हैं रेशियो में। अब इस चीज़ को आप चाहे तो ऐसे कर लो यार, रेशियो से ना ही करो, मैं तो खैर रेशियो से करता, लेकिन आप बहुत सिंपल तरीके से करो कि यहाँ पे मान लो जो इनिशियली मीनू भी 2002 की अगर बात करते हैं, फॉर एग्जांपल 2002 में इनकी एज है, मीनू की एज क्या है, अगर x है मीनू की एज, अगर x है मीनू की एज तो मीरा की 3x होगी, ठीक है। इन दोनों की एज यही होगी ना, ये मीनू की एज होगी और ये मीरा की एज होगी, अगर उस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। लेकिन 2010 में यानी कि 8 साल बाद, +8 ईयर्स हो रहा है ना, +8 ईयर्स, 8 साल बाद जो रेशियो हो जाता है, मीनू हाफ हो जाती है, यानी कि x + 8 दोनों में 8-8 जोड़ोगे ना, क्योंकि 8 साल बाद दोनों की 8-8 साल दोनों में पढ़ेंगे ना, तो ये हो जाता है 1:2, यही हो जाता है ना। ये ऊपर वाली जो है वो मीनू की एज है और नीचे वाली मीरा की, तो यही तो रिलेशन बनता है ना। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आंसर क्या आएगा? स्पेस बना लेते हैं। अच्छा, आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करके 2x + 16 इज इक्वल टू 3x + 8। तो आपका आंसर है x = 8। तो यानी कि 2002 में x अगर 8 है, मीनू की एज 8 है, तो मीरा की एज कितनी हो जाएगी? 24, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या, व्हाट इज़ द मीनूज ईयर ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ। अगर 2002 में देखो, अगर 2002 में वेट मीनू की एज 8 साल है, तो उसका ईयर ऑफ बर्थ क्या होगा? ईयर ऑफ बर्थ यानी कि यार इसमें से 8 साल कम करने हैं ना, तो 2002 में से 8 साल जैसे ही कम करोगे तो 1994 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर बी हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अंदर दिया हुआ है कि इना वॉज बॉर्न 4 years आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज, हर मदर इज़ 3 years यंगर दैन हर फादर एंड 24 years ओल्डर दैन इना, हु इज़ 13 year old, एट वट एज डिड इनाज फादर गेट मैरिड। तो ये भी आसान है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। अब यहाँ पे गिवन क्या है, हर मदर इज़ 3 years यंगर दैन हर फादर। तो अगर फादर की एज को आप x मानते हो तो मदर की एज क्या हो जाएगी, जैसा वहाँ पे गिवन है, यंगर है ना 3 साल, तो x - 3 हो जाएगी। और क्या गिवन है कि 24 years ओल्डर दैन इना, यानी कि उनकी मदर जो है इना की, वो 24 साल उनसे बड़ी है। तो यानी कि अगर इन दोनों का डिफरेंस होगा ना एज का, यानी कि इना की एज, यानी कि अगर उसकी मदर की एज में से इना की एज घटाओ तो 24 years आएगी। यही तो डिफरेंस है ना एज का उन दोनों के बीच, ठीक है। तो यानी कि मदर की एज, इना की एज यहाँ पे हमें गिवन है, इना की एज कितनी है 30 years, तो 24 ये, तो मदर की एज कितनी आ जाएगी, मदर की एज इस हिसाब से हमारी आएगी 37 years मदर की एज आ चुकी है। अगर मदर 37 की है तो फादर कितने के हो जाएंगे, ये 3 साल छोटी है ना मदर, तो फादर हो जाएंगे 40 years के, ठीक है। फादर अगर 40 years के हो जाएंगे, अब पूछा क्या है, एट व्हाट एज डिड इनाज फादर गेट मैरिड, कितने साल के थे उसके फादर जब उनकी मैरिज हुई। तो अब इसमें से क्या करना है,
इसमें से देखो 13 साल की तो ईना खुद है, लेकिन वो 4 साल बाद हुई है, यानी कि 13 तो घटाने ही घटाने हैं, 13 तो घटाने ही है, फादर की एज में से 4 साल और घटाने, तभी तो उनकी मैरिज का टाइम पीरियड आएगा, मतलब किस टाइम पे उनकी शादी हुई थी। तो यानी कि 13 घटाओगे तो कितना आ जाएंगे 27 में से 4 और घटाने पड़ेंगे, बिकॉज 4 साल बाद ईना हुई थी 23, तो 23 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये था इसको सॉल्व करने का। एक और तरीका था, अगर इतना सब ना भी करते तो भी आंसर आ जाता। कैसे, मैं दिखाता हूँ कैसे आपको। आपने सिंपली क्या करना था, आपको पता है कि हर मदर इज़, ऐसे अगर आप लिखते ना फादर की एज x मानते जैसी और मदर की एज मानते x-3, यहाँ पे क्या गिवन है कि उसकी मदर जो है ना और ईना के बीच की एज का डिफरेंस 24 ईयर्स है। ठीक है, 24 ईयर्स एज का डिफरेंस है ईना की और उसकी मदर की एज का। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ, 4 साल तक तो ईना नहीं हुई थी ना, 4 साल तक। तो यानी कि एक्चुअल में जब ईना की मदर 20 ईयर्स की थी ना, मदर की एज, जब मदर 20 साल की थी तब उनकी मैरिज हुई थी। मदर जब 20 साल की थी उनकी मैरिज तब हुई थी, बिकॉज 4 साल बाद ईना हुई ना, तो 4 साल यानी कि 4 साल और ऐड करोगे तो 24 साल की, जब देखो उनकी मदर जब 24 साल की थी, उनकी मदर की एज जब 24 थी ना, तभी तो ईना का बर्थ हुआ। अगर यहीं पे ईना का बर्थ हुआ होगा ना, तो अब ये जो डिफरेंस है ना ये कंटिन्यू रहेगा। अब इतने साल ही तो उसकी मम्मी उनसे बड़ी रहेंगी हमेशा, 24 साल ही तो बड़ी रहेंगे पूरी ज़िंदगी। तो इस हिसाब से चाहे ईना 13 की हो 16 की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 24 का जो डिफरेंस उसके बर्थ के टाइम पे था ना, वही डिफरेंस हमेशा रहेगा। तो यानी कि हमें ये पता चल चुका है, तो इनकी मदर जो थी वो 24 साल की थी जब उनकी मैरिज हुई, यानी कि जब ईना बॉर्न हुई, सॉरी, तो 20 साल की तब थी ना जब उनकी मदर की मैरिज हुई, बिकॉज 4 साल बाद ईना हुई है। तो अगर मदर की एज 20 ईयर्स थी एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो फादर की कितनी होगी, 23 होगी, बिकॉज 3 साल बड़े हैं ना वो, तो 23 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आई होप थोड़ा बहुत इससे आपको हेल्प मिलेगी, और अगर हेल्प मिल रही है ना तो प्लीज़ आप उन सभी से भी इन सेशंस को शेयर करिए जिनको सी सेट थोड़ा बहुत टफ लगता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल, सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।